Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. Hopefully everyone is fine. Today our topic is about exceptions to Mendelian inheritance from chapter 22 Inheritance for class 2nd year biology. Now first we discuss about the learning objectives. Today we want to understand the exceptional cases of Mendelian inheritance, in which we have to discuss about the incomplete dominance, codominance and multiple allele, and also discuss about their examples. Now first we discuss about the exceptional cases of Mendelian inheritance. When we have studied about the Mendelian law and we get the ratio, that is 9:3:3:1 ratio, which is called as the independent assortment or law of independent assortment. But when we have studied this ratio for other traits, then we do not get this ratio. जब हमने मेंडेलियंस लॉ को पढ़ा और देखा कि हमारे पास जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है तो हमारे पास रेशो जो है वो 9:3:3:1 आती है। ये जो 9:3:3:1 रेशो है वो जो है जब हमने दूसरी ट्रेड्स को पढ़ने के लिए अदर देन मेंडेलियंस ट्रेड के अलावा जो है हमने पढ़ने की कोशिश करी तो हमारे पास ये रेशो नहीं आई। तो ये बेसिकली जो मेंडेलियन के पास जो ये रेशो आई थी, इसकी रीज़न ये थी कि जो आपके पास गार्डन पी प्लांट था, इट हैज़ 14 क्रोमोसोम विच इज़ प्रेजेंट इन 7 पेयर्स, दैट इज़ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस पेयर पे जो है ना वो प्रेजेंट थे, मतलब कि 14 क्रोमोसोम्स थे टोटल। इसका जो क्रोमोसोम नंबर था वो 14 था और वो 7 पेयर्स पे एग्जिस्ट करते थे। और ये जो 7 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स आई थी जो मेंडेलियन ने बताई थी पी प्लांट्स की, वो हर जो है वो अलग अलग क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट थी। तो जिसकी वजह से जो है हमें ये जो ट्रेड्स में जो फ़र्क था वो वाज़े हो रहा था। लेकिन जब हमने यही एग्जांपल्स जो है मुख्तलिफ ट्रेड्स को हमने जो है स्टडी किया तो हमारे पास जो है ये कंट्रास्टिंग ट्रेड्स नहीं इस तरह की आई। तो फिर हमें ये पता चला कि कुछ ना कुछ एक्सेप्शनल केसेस जो हैं वो मेंडेलियन लॉ जो है में मौजूद हैं और ये उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो साइंटिस्ट ने सबसे पहले तो ये बात फाउंड जो है दरियाफ्त करी कि साइंटिस्ट फाउंड दैट दिस 7 ट्रेड्स स्टडीड बाय द मेंडल्स वर कैरिड आउट बाय द 7 होमोलोगस क्रोमोसोम। मतलब ये जो 7 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम थे उनके ऊपर क्या थी, ये प्रेजेंट थी। फिर फर्दर उन्होंने ये बताया कि however if 2 traits other than Mendel's studied, then the 2 genes appeared on the same homologous chromosome, then there are 2 possibilities। अगर हम 2 ट्रेड्स को इकट्ठे स्टडी करें और अगर हम क्या करते हैं कि 2 जीन्स जो हैं सेम होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट है तो 2 किस्मों की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है जिसके मुताबिक क्या लिंक्ड जीन्स का फिनोमिना है कि देयर विल बी नो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बिकॉज देयर आर फिजिकली इन कॉन्टैक्ट। मतलब क्या है कि वो फिजिकली जो है उनमें जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है और जब वो क्रॉसिंग ओवर होगी जब तो उसके नतीजे में वो उनके दरमियान में कोई चेंज नहीं आ सकेगा। वो दोनों जो क्रोमोसोम्स हैं वो साथ ही जो दोनों जीन्स है वो साथ ही मूव करेंगे, तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगी। और जो अगर हम इस डायग्राम से अगर डिस्कस करें तो आप ये देखेंगे आपके पास क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। अगर अभी हम इस क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर को देखें और ये हमारे पास 2 जीन्स है, जीन 1 है और ये जीन 2 है। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है ये बहुत कम है। जब इनके दरमियान ये जब डिस्टेंस कम है तो जब ये पास ऑन होंगे तो ये क्या बेसिकली ये इकट्ठे ही मूव कर जाएंगे।
अगर ये जीन्स जब इनके दरमियान में वेरिएशन नहीं आएगी या इकट्ठे मूव कर जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे वेरिएशन नहीं आई है, जिसकी वजह से जो है आपके पास जो है जो ट्रेड्स हैं उनके दरमियान में जो है अब जब वेरिएशन नहीं आएगी तो इसका मतलब ये है कि वो ट्रेड ये दोनों जीन इकट्ठे ही मूव कर रहे हैं। लेकिन अब बरक्स इसके देखें, अब ये जीन्स एक ही होमोलोगस क्रोमोसोम पे तो मौजूद है लेकिन इनके दरमियान में डिस्टेंस ज़्यादा है। तो ये क्या कर सकते हैं, ये जब ये दूसरे होमोलोगस से जो दूसरे क्रोमोसोम है उनके दरमियान जब क्रॉसिंग ओवर होगी तो ये उधर मूव कर सकते हैं और इसके नतीजे में वेरिएशन आ जाएगी। तो ट्रेड्स में भी हमें जो वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। तो इसके नतीजे में क्या हुआ, जब दोनों साथ ही इकट्ठे मूव करें तो हमें ट्रेड्स में कोई फ़र्क वाज़ेह नज़र नहीं आ पाएगा। तो और इसको हम क्या कहते हैं, लिंक्ड जीन्स। और जब ये अगर दूर हो तो ये अनलिंक्ड जीन्स है और ये इनकी वजह से क्या होगा कि वेरिएशन जो है वो हो सकेगी। तो अब हम इसको ज़रा फर्दर देखते हैं कि सेकंड, अगर आप देखें ये डायग्राम में तो आपको ये देखें ये होमोलोगस क्रोमोसोम है तो उधर क्या दो जीन्स प्रेजेंट है। अगर ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के में भी अगर क्या हो आपके पास जीन 1 जीन 2 दोनों मौजूद हैं, इकट्ठे जीन मौजूद हैं तो इनमें कोई वेरिएशन आना मौजूद क्या कि नहीं आएगी। और अगर ये दो हो आपके पास नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है, अब नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब ये होता है कि ये आपके पास एक जैसे मौजूद ना हो। आप ये देख रहे हैं एक हमारे पास स्मॉलर है एक लार्जर है और इधर आपके पास ट्रेड्स के लिए जीन्स मौजूद हैं। अब इनके दरमियान क्या वेरिएशन आ सकती है क्योंकि ये अनलिंक्ड जीन्स है। अब ये जब अनलिंक्ड जीन्स है तो इनके दरमियान में क्या क्रॉसिंग ओवर होगी तो ये इधर हमारे क्या होगा वेरिएशन आ सकती है। लेकिन जब इधर क्या इधर ये दोनों जीन इकट्ठे, ये दोनों ये जो फ्रैगमेंट है ये इकट्ठे मूव करेगा तो वेरिएशन आना पॉसिबल नहीं है। तो जो आपके पास बेसिकली जो मेंडल्स ने पढ़ा था, मेंडल ने बेसिकली होमोलोगस क्रोमोसोम्स के में जो है उसके बारे में पढ़ा और जो वहाँ पे जो पी प्लांट्स है उसके जो 7 ट्रेड्स थी वो 7 की 7 ट्रेड्स जो है 7 क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट थी जिसकी वजह से उनमें वेरिएशन आ रही थी। लेकिन जब ये अगर जो है ये अगर लिंक्ड जीन्स होते हैं सेम ही क्रोमोसोम पे अगर मतलब दोनों ट्रेड्स के जीन्स मौजूद हो जाते तो वो आपको वेरिएशन नज़र ना आती। तो जब लिंक्ड जीन्स होते हैं तो उनमें वेरिएशन नज़र नहीं आती। इस फिनोमिना को जो है मेंडल्स के लॉ जो है एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जिसकी वजह से जो है हमारे पास एक्सेप्शनल केसेस आई टू द मेंडेलियन इनहेरिटेंस। जब ये लिंक्ड जीन होते हैं तो आपने ये बात याद रखनी है कि वेरिएशन शो नहीं होती। ये की पॉइंट है कि क्यों जो है एक्सेप्शनल केसेस हमें शो हो रहे थे मेंडेलियन इनहेरिटेंस में। एक्सेप्शनल केसेस इसलिए हमें शो हुए क्योंकि वो जीन्स के जब भी फ्रैगमेंट मूव करते थे तो वो साथ ही मूव कर जाते थे बिकॉज उनके दरमियान में जो डिस्टेंस था वो बहुत कम था। अब वो एक होमोलोगस क्रोमोसोम पे भी मौजूद हो सकते हैं और वो नॉन होमोलोगस के आपने ये बात याद रखनी है देखिए एक ही क्रोमोसोम पे मौजूद है। अगर हम पिछली डायग्राम देखें तो ये देखें इसमें भी होगा कि एक ही हमारे पास क्रोमोसोम पे मौजूद है। तो अगर तो डिस्टेंस बहुत कम हो रहा है जिसकी वजह से क्या ये आगे फर्दर मूव नहीं करेंगे, इस वजह से ये कॉन्सेप्ट का कहलाता है लिंक्ड जीन्स का कहलाता है। और अगर ये दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे मौजूद है और डिस्टेंस मौजूद है तो ये वेरिएशन आ सकती है। इधर भी वेरिएशन, अगर ये एक ही होमोलोगस क्रोमोसोम पे ट्रेड्स के जीन्स मौजूद हैं तो फिर भी क्या वेरिएशन आ सकती है। लेकिन ये अगर इनके दरमियान में डिस्टेंस बहुत कम मौजूद है और ये अब ये क्रॉसिंग ओवर जब होती है और ये वेरिएशन नहीं आती तो हमारे पास ये जो ट्रेड्स के जीन है एक साथ ही मूव कर देंगे, जिसकी वजह से ये जो फिनोमिना है जो मेंडल्स इनहेरिटेंस का जो मेंडल ने बताया था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है वो क्या हो जाता है, वो यहाँ पे जो है वो इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि इसमें वेरिएशन शो नहीं होगी। तो दैट्स व्हाई दिस इज द रीजन अबाउट द एक्सेप्शंस टू द मेंडेलियन इनहेरिटेंस। तो सेकंड कंडीशन क्या होती है कि डिपेंडेंट असॉर्टमेंट अकर्स बिटवीन द एलील्स ऑफ दोज जीन्स व्हिच आर either present on non homologous chromosome or they are present on the same chromosome but at greater distance, जिसे हम अनलिंक्ड जीन्स कहते हैं। तो हमारे पास इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अकर होने के लिए क्या कंडीशन जरूरी है
पहली कंडीशन तो ये ज़रूरी है या तो वो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो, और सेकंड कंडीशन ये होनी चाहिए कि अगर एक ही होमोलोगस क्रोमोसोम पे मौजूद है, सेम क्रोमोसोम पे मौजूद है, तो उनका डिस्टेंस एट ग्रेटर डिस्टेंस, तो उनका डिस्टेंस ग्रेटर होना चाहिए ताकि क्रॉसिंग ओवर जो इजीली वेरिएशन टेक्स प्लेस कर सके। तो ये था कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए जो ज़रूरी कंडीशन थी। तो अगर तो अनलिंक्ड जीन्स हैं तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगी, लेकिन अगर लिंक्ड जीन्स हैं तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगी, और जिसकी वजह से एक्सेप्शनल केसेस टू मेंडेलियन इनहेरिटेंस जो है प्रोड्यूस होते हैं। और फिर अब हम उसको है फर्दर डिस्कस करेंगे। अगर आप ये देखें फिर दोबारा अगर हम डायग्राम से कंसीडर करें तो हमारे पास ये देखें लेस डिस्टेंस मौजूद है, दैट दे आर द लिंक्ड जीन्स। अब यहाँ पे वेरिएशन ही होगी। ये आपके पास नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये आपको जो नजर आ रही है नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है। जीन 1 जीन 2 इधर प्रेजेंट है, जब क्रॉसिंग ओवर होगी तो वेरिएशन अकर करेगी, जिसकी वजह से अब ये पॉसिबिलिटी है एक मार्क्स को हो जाएगा, एक रिसेसिव हो जाएगा, एक डोमिनेंट हो जाएगा, तो जिसकी वजह से हमें वेरिएशन शो हो सकती है। इधर भी हमें क्या ये दोनों दूर है, आप देखें ग्रेटर डिस्टेंस मौजूद है। इसके अगर इसका डिस्टेंस देखें और इधर डिस्टेंस देखें तो आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आ जाएगा। ऑन द सेम होमोलोगस क्रोमोसोम मौजूद है, लेकिन क्या ग्रेटर डिस्टेंस के साथ मौजूद है, तो यहाँ पे भी वेरिएशन की पॉसिबिलिटी अकर हो सकती है, जिसकी वजह से क्या है कि हमें ट्रेड्स में वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा, लेकिन यहाँ पर हमें फ़र्क नज़र नहीं आएगा। तो जब ये वाली कंडीशन होती है, लिंक्ड जीन की कंडीशन होती है, तो मेंडल्स लॉ जो है इस फिनोमिना को जो लिंक्ड जीन के थ्रू होते हैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन जो आपके पास जो है अगर नॉट लिंक जीन्स हो, जो लिंक जीन्स नहीं है, उनमें जो है ये जो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट, मेंडल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट, वो वेरिएशन अगर होगी तो वो उसको एक्सप्लेन कर सकता है। तो ये तो था एक्सेप्शनल टू द मेंडेलियन इनहेरिटेंस, और इसका जो की पॉइंट था वो ये था कि ये लिंक जीन्स में अगर जीन्स लिंक जीन्स मौजूद है, एक होमोलोगस क्रोमोसोम भी हो सकते हैं, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये आपने याद रखना है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है और ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो अगर तो लिंक्ड जीन्स अगर इधर कहीं पे भी मौजूद होगा आपस में, वो फिर उनको एक्सचेंज होना क्या पॉसिबल नहीं होगा, और इस वजह से क्या है कि फिर जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो नहीं होगी और मेंडल्स लॉ को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो अब हम डोमिनेंस के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। आपने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डोमिनेंस जो कंप्लीट डोमिनेंस है उसको आप डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें आपने ये देखा था कि हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर जो राउंड है वो जो रिसेसिव होता है रिंकल को मास्क कर देता है, और अपने राउंड जो है वो फिनोटाइप एक्सप्रेस होती है और रिंकल वाली जो है वो एक्सप्रेस नहीं होती। ये वो जो कॉन्सेप्ट था वो कंप्लीट डोमिनेंस था, जिसको आपने मेंडल्स लॉ के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अब हम एक्सेप्शनल केसेस के अंदर इनकम्प्लीट डोमिनेंस को पढ़ना चाहेंगे। इसको देखेंगे कि जो एक्सेप्शनल केसेस हैं टू द मेंडल्स इनहेरिटेंस, उनमें सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं, वी कैन बी डिफाइंड एज in which the phenotypic expression of the heterozygous individual is a blend or mixture of both homozygous phenotype। अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो आपके ट्रू ब्रीडर्स प्लांट हैं, जब वो आपस में क्रॉसिंग ओवर उनके दरमियान होती है तो उनमें से दोनों जो है वो एक दूसरे को मास्क नहीं कर पाते, सप्रेस नहीं कर पाते, बल्कि उनका मिक्सचर बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और ये फिनोमिना जो है वो 4 o'clock प्लांट्स में हमें जो है वो मिलेगा। और अगर हम इसको डायग्राम से डिस्कस करें तो आपने पहले भी पता पेरेंटल जनरेशन होती है, जिसके अंदर हम ट्रू ब्रीडर लेंगे, रेड ट्रू ब्रीडर लिया और इसी तरह वाइट का ट्रू ब्रीडर लिया, तो R1 रिप्रेजेंट द रेड एंड R2 रिप्रेजेंट द वाइट, एंड दिस इज बेसिकली देयर alleles are gene partners, and when they are close together then they have combination that is R1 and R2 which have phenotype पिंक इन कलर। तो आपको जब ये आपस में कंबाइन हुए और उनसे जो नया फ्लावर जो हमें ग्रो हुआ जो बना वो बेसिकली पिंक इन कलर था, ना वो रेड कलर डोमिनेंट हुआ ना वाइट कलर डोमिनेंट हुआ, बल्कि इनका मिक्सचर बन गया जिसे जो पिंक कलर में अपीयर हुआ। फिर इनके दरमियान में सेल्फ पोलिनेशन कराई गई, तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या आया है
जो है वो R1 जब आपस में ये देखें, R1 R2 एक जगह लिख दिया, R1 R2 एक जगह लिख दिया, और इसे हम पुनेट स्क्वायर कहते हैं, जिसको हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। जब हमने R1 कंडीशन में एक रेड आ गया, इसी तरह R1 R2 के साथ हुआ तो एक पिंक किया गया, R2 R1 के साथ हुआ तो फिर हमारे पास दोबारा ये पिंक कलर का फ्लावर आ गया, और जब R2 R2 हुआ तो हमारे पास पिंक कलर का व्हाइट कलर का फ्लावर आ गया, जब R2 R2 आपस में कंबाइन हुआ। तो F2 जनरेशन में हमारे पास R1 R2 और R2 R2 है, मतलब 1 to 1 जो है वो हमारे पास जो है आपके पास जीनोटिपिक आ रहे हैं, और जिसके अंदर आपके पास जो अगर फिनोटिपिकली जो है वो दो जो है पिंक कलर के फ्लावर आ रहे हैं, एक रेड आ रहा है और एक वाइट आ रहा है, जो ये शो कर रहा है कि जो आपके पास हाइब्रिड आएंगे, जो हेट्रोजाइगस कंडीशन है, हाइब्रिड है या जिसको हम हेट्रोजाइगस कंडीशन कहते हैं। हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर कोई भी जो है ना वाइट कलर रेड के ऊपर डोमिनेंट है, ना रेड वाइट कलर के ऊपर डोमिनेंट है, बल्कि इनका मिक्सचर आ जाता है, जिसको हम क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहेंगे। इस फिनोमिना को हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहेंगे, और दैट इज द एक्सेप्शनल केस टू द मेंडेलियंस इनहेरिटेंस। तो ये तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में था। फर्दर अब हम को डोमिनेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। को डोमिनेंस का मतलब ये को का मतलब होता है बहुत, डोमिनेंस का मतलब ये डोमिनेंट। तो जो बहुत जो क्या करे, एक दूसरे को सेपरेट ना कर सके, भले दोनों ही जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस हो जाएं, देन दिस concept is called, या this phenomena is called codominance. The type of dominance in which both the allele express themselves in a heterozygous condition in heterozygous individual is called codominance. और इसकी एग्जांपल है MN ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। अब हम इसको जरा डायग्राम से अगर डिस्कस करें तो आपको पता है कि MN ब्लड ग्रुप सिस्टम बेसिकली है जीन स्पेसिफिक टू डिस्टिंक्ट डिटेक्टेबल जीन प्रोडक्ट है, कि आपके अंदर बेसिकली ये क्या करते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन को जो है वो रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो है वो डिटेक्ट करेंगे, और इम्यूनिटी को जो है वो इम्यूनोकेमिकल्स है, मतलब जारी बात है आपकी इम्यूनिटी को जो है वो बढ़ाएंगे। तो ये MN ब्लड ग्रुप सिस्टम का ये काम होता है, बेसिकली ये सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन को कोड करते हैं और इम्यूनिटी को जो है वो जो है स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो जिसके अंदर ये दोनों LM भी हो और LN भी हो, तो वो आपके पास MN फिनोटाइप, तो वो ब्लड ग्रुप आपके पास कौन सी फिनोटाइप देगा, MN ब्लड ग्रुप जो फिनोटाइप देगा। मतलब उसका मतलब ये है कि ये जो आपके पास ये लिखा हुआ है कि ये दोनों ही एक्सप्रेस कर रहा है, मतलब N जो है वो M के ऊपर डोमिनेंट नहीं है और M जो है वो N के ऊपर डोमिनेंट नहीं है, बल्कि दोनों जो है एक्सप्रेस कर रहे हैं टुगेदर। तो इसको ऐसे फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, को डोमिनेंस कहते हैं। अगर हम ये देखें कि अगर हमारी ब्लड के अंदर जब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर तो दो लील, आपको पता है कि लील पार्टनर्स होते हैं, जीन पार्टनर्स को हम लील्स कहते हैं, वो आपके पास पेड़ की फॉर्म पे मौजूद होते हैं। तो वो बेसिकली जो है अगर तो दोनों MM आ गए तो हमारे पास जो है होमोजाइगस कंडीशन में लील M है, तो वो LM रिप्रेजेंट हम कर देंगे। इसी तरह NN आ जाए तो LN रिप्रेजेंट करेंगे। अब अगर एक M आ जाए हमारे पास लील और एक N आ जाए, तो आपके पास MN है और ये दोनों ही एक्सप्रेस हो रहे हैं, ये दोनों ही एक्सप्रेस हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंट नहीं है, बल्कि दोनों इकट्ठे ही एक्सप्रेस हो रहे हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर। तो इसको ऐसे ब्लड ग्रुप सिस्टम में हम इसको क्या कहेंगे, ब्लड ग्रुप MN जो है वो कहेंगे कि इसके पास दोनों किस्मों की एंटीजेंस मौजूद है, और ये बेसिकली क्या कर रहा है, कोई एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंट जो है नहीं है। तो ये भी क्या था, एक्सेप्शनल केस टू मेंडेलियन इनहेरिटेंस है, क्योंकि जो मेंडल्स ने तो हमें ये बताया हुआ था कि एक आपके पास हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर डोमिनेंट होगा और जो आपके पास एक्सप्रेस नहीं हो रहा वो आपके पास रिसेसिव होगा, जिसको हम कंप्लीट डोमिनेंस कहते हैं। तो इस वो हमें मेंडेलियन ने एक्सप्लेन किया था। तो ये बेसिकली उससे क्या है, उसको डिफाइन मतलब ये नहीं कर रहा, बल्कि यहाँ पे क्या है कि एक दूसरे ये दोनों ही एक्सप्रेस कर रहे हैं, और एक की जो है वो किसी को भी सप्रेस नहीं कर रहा या मास्क नहीं कर रहा, जिसकी वजह से ये एक्सेप्शनल केस है टू द मेंडेलियन इनहेरिटेंस, क्योंकि दोनों जो है वो बहुत एक्सप्रेस करते हैं इन हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर। तो ये तो एग्जांपल थी कोडोमिनेंस की। अब फर्दर हम मल्टीपल एलील को डिस्कस करते हैं
कि मल्टीपल एलील से क्या मुराद है। मल्टीपल एलील से ये मुराद है कि वन अ ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय मोर देन 2 एलील्स ऑफ अ जीन एंड इट इज कॉल्ड एज अ पॉलीजेनिक और मल्टीपल एलील। अब बेसिकली अगर एक ट्रेट है और वो मोर देन 2 एलील से कंट्रोल हो रहा हो तो उसे हम क्या कहेंगे, मल्टीपल एलील्स कहेंगे। हमने अभी तक जितने भी हम पढ़ रहे थे वो बेसिकली जब हमने मेंडल्स का जब मेंडल ने भी जब डिस्कवरी की थी और मेंडल ने भी हमें बताया था, तो उसने ये बताया था कि 2 जो हेरिडिटरी फैक्टर्स होते हैं तो जिनको हम मॉडर्न जेनेटिक्स में एलील कहते हैं। तो और उन्होंने जो मेंडल्स ने अपने टाइम पे उनको फैक्टर कहा था, तो उसने तो बताया था कि 2 फैक्टर्स होते हैं। तो और या लेकिन जो जिनको हमने मॉडर्न जेनेटिक्स में एलील कहा, तो ऐसा नहीं है कि एक ट्रेट के सिर्फ 2 ही एलील्स हों, बल्कि मोर देन 2 एलील्स भी हो सकते हैं। तो इस फिनोमिना को भी जो है वो मेंडल्स इनहेरिटेंस जो है क्लासिकल जो इसको जेनेटिक्स कहते हैं वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि कुछ हमारे पास पॉपुलेशन के अंदर ऐसी ट्रेट्स प्रेजेंट हैं कि जो मोर देन 2 एलील्स जो है कंट्रोल हो रही हैं एंड दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड द मल्टीपल एलील और पॉलीजेनिक एलील। तो इसकी अगर हम एग्जांपल करें पॉपुलेशन में, तो ब्लड ग्रुप सिस्टम है ह्यूमन के अंदर। तो आपको पता है कि अगर तो आपके पास ये 3 एलील्स है, ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है इनहेरिटेंस ऑफ द ब्लड ग्रुप सिस्टम इन ह्यूमन जो है बेसिकली 3 जो है एलील से कंट्रोल हो रहा है, IA, IB एंड I। इसी तरह IA, IB एंड I। तो हाँ, अगर ये पुनेट स्केल हमने बना दी, अगर IA करें तो ब्लड ग्रुप A आ जाएगा, IA और IB आ गया तो ब्लड ग्रुप AB आ गया। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास को डोमिनेंस का फिनोमिना एग्जिस्ट कर रहा है कि A ब्लड ग्रुप B पे डोमिनेंट नहीं और B ब्लड ग्रुप A पे डोमिनेंट नहीं है। तो ये जो AB ब्लड ग्रुप सिस्टम है उसको हम कह सकते हैं इट इज़ द पार्ट ऑफ द को डोमिनेंस। इसी तरह जो IA और I आ गया तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, A ब्लड ग्रुप, और इसी तरह AB ब्लड ग्रुप हो गया, IB IA आया, IB आया तो B हो जाएगा, IB एंड स्मॉल I आया तो वो हमारे पास B आ जाएगा। तो I और IA आ गया तो वो A ब्लड ग्रुप, I और IB आ गया तो B ब्लड ग्रुप। I बेसिकली जो रिप्रेजेंट करे इसके पास कोई एंटीजन नहीं होती, इस वजह से इसे हम क्या कहते हैं O ब्लड ग्रुप, बिकॉज दे हैव नो एंटीजन। तो इस वजह से ये जो है इस ब्लड ग्रुप को हम O ब्लड ग्रुप कहेंगे। तो आपने ये बात देखी, जिनके पास एंटीजन थी और ये जब इकट्ठे होकर एक्सप्रेस कर रहे थे तो वो एक दूसरे को मार्क्स नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से इसे हम कोडोमिनेंस कहते हैं। और जिसके पास एंटीजन नहीं है दैट्स व्हाई उसका ब्लड ग्रुप ही क्या आ रहा था, A एंटीजन मौजूद है, इस वजह से ये A ब्लड ग्रुप हो गया। अगर B एंटीजन है तो B ब्लड ग्रुप हो गया। ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, ये भी हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, लेकिन ये इधर आपके पास दोनों जगह पे एंटीजन्स मौजूद है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के मार्क्स नहीं कर सकते, बल्कि दोनों ही एक्सप्रेस करें, जिसको हम कोडोमिनेंस कहते हैं। और अगर ये जो फिनोमिना है जो AB और ब्लड ग्रुप सिस्टम है, इसके जो अगर हम देखें एलील्स कितने हैं, तो हमारे पास 3 एलील हैं, IA, IB और I, और ये मोर देन 2 एलील से कंट्रोल हो रहा है, जिसकी वजह से इसको हम मल्टीपल एलील या पॉलीजेनिक एलील्स कह सकते हैं, क्योंकि ये मोर देन 2 एलील्स हैं। आपके पास कितने एलील्स हैं, मोर देन 2 एलील्स, और वो कौन कौन से, IA, IB एंड I। दैट्स व्हाई दिस कॉन्सेप्ट इज कंसीडर्ड इन द मल्टीपल एलील्स। और इसके अंदर जो अगर हम एग्जांपल अगर कोट करना चाहें और को कौन सी एग्जांपल हम कोट कर सकते हैं कि इसके अंदर भी कोडोमिनेंस का फिनोमेना अगर करता है, क्योंकि इसके अंदर जो AB ब्लड ग्रुप है वो कोडोमिनेंस है, क्योंकि आपके पास हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर दोनों जो आपके पास एंटीजन से A और B जो है वो एक्सप्रेस करती हैं। दैट्स व्हाई दिस फिनोमेना इज कॉल्ड द कोडोमिनेंस। और ये मोर देन 2 एलील से कंट्रोल हो रहा है, दैट्स व्हाई दे आर कंसीडर्ड इन द मल्टीपल एलील्स। तो ये तो था मल्टीपल एलील्स के बारे में। और अगर हम ये इसको फर्दर डायग्राम से अगर डिस्कस करें, तो अगर आपके पास जीनोटाइप IA आ जाए या ये IA और स्मॉल I आ जाए, तो आपके पास ब्लड ग्रुप फिनोटिपिकल ये होगा। इधर IB या IB स्मॉल I आ जाए तो आपके पास फिनोटिपिकली ब्लड ग्रुप जो है वो B होगा। अगर दोनों एंटीजन्स आ जाएं A और B दोनों आ जाएं तो ब्लड ग्रुप AB होगा। और इस एग्जांपल को आपने अपनी जो मैट्रिक क्लास के अंदर या पढ़ चुके हैं, इसको हम
इस फिनोमिना को हम कोडोमिनेंस कहते थे। उधर हम ये एग्जांपल कोट करते थे कि जो ब्लड ग्रुप ए बी है, बेसिकली दिस इज़ द कोडोमिनेंस। और अब हम इसको मल्टीपल एलील क्यों कहते हैं, क्योंकि मोर देन 2 एलील से कंट्रोल हो रहा है, और ये मल्टीपल एलील्स की भी एग्जांपल है। और अगर स्मॉल आई आ जाए तो हमारे पास ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा। तो आज तो हमने जो है एक्सेप्शन टू द मेंडेलियन इनहेरिटेंस के बारे में डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने लिंक जीन और नॉट लिंक जीन्स का फिनोमिना को डिस्कस किया, और फर्दर मोर इसके अंदर हमने जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस और मल्टीपल एलील्स को पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर पे हम जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।